नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। सुबह सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 ही थी, लेकिन इन झटकों ने गुजरात के भुज में आए भूकंप के झटकों की याद दिला दी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये झटके इसलिए ज्यादा महसूस किए गए क्योंकि भूकंप का केंद्र कहे या फिर कहे कि एपिसेंटर दिल्ली के धौलकुआं के पास था। अब क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन के हिसाब से कैटेगरी 4 में आता है, इसीलिए पहले से ही ज्यादा संवेदनशील है। सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन ऑफ दिल्ली नाम से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और फिर दक्षिणी दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोलबाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन्स में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाकों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बुराड़ी और नजफगढ़ है, और दिल्ली का ल्यूटिन जोन भी हाई रिस्क वाले इलाकों में है। हालांकि यहां पर खतरा उतना नहीं है। ल्यूटिन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीआईपी के आवास हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में आते हैं। हौज खास भी कम खतरे वाले जोन में आता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली में वैसे तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन काफी वक्त से ऐसा नहीं हुआ है कि भूकंप का केंद्र दिल्ली रहा हो। लेकिन इस बार भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली होने की वजह से वैज्ञानिक इस खोजबीन में जुट गए हैं कि इस भूकंप के मायने क्या हैं। क्या दिल्ली की धरती के नीचे की हलचल कुछ इशारा कर रही है या फिर बात कुछ और है? तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धरती के नीचे का राज है जिसकी वजह से भूकंप आता है, और भूकंप के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। चर्चा शुरू करने से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज दिन की शुरुआत भूकंप के तेज झटकों के साथ हुई। सुबह करीब 5:36 का वक्त था। अचानक घरों में रखे सामान हिलने लगे, जिसकी आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई। जो जग गए थे वो तो बाहर निकल गए, लेकिन जिनकी नींद खुली और वो कुछ समझ पाते, तब तक भूकंप के झटके खत्म हो गए। मैं सो रहा था, मैं थोड़ा हल्का हिल रहा हूँ। मेरे को लगा कि ये ज्यादा नहीं, 2 सेकंड 2.5 सेकंड के आसपास हुआ होगा। इतना बस हिलने जैसा महसूस हुआ। खड़ा था जी उस टाइम पे, वो कुछ काम कर रहा था, तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। 2 सेकंड का था कम से कम। अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था एकदम। 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी। अगर दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के एपी सेंटर की बात की जाए तो भूकंप का केंद्र दिल्ली में धौलाकुआं के पास साउथ कैंपस था। ये केंद्र जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। दिल्ली के साथ साथ ये झटके नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव तक महसूस किए गए। जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, उन्हें ये कंपन ज्यादा महसूस हुई। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप। अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। बहुत तेज एकदम लगा, धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्ज में थे, सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है,
बट सबने रोका, उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारी सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। जानकारों के मुताबिक जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप का केंद्र वहीं होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हो। एक टेक्टोनिक प्लेट जहां दूसरी से अलग हो रही हो उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। भूकंप के लिहाज से पूरे देश को 4 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि जोन 5 वो इलाका है जहां सबसे तेज भूकंप आते हैं, जबकि सबसे कम तीव्रता के भूकंप जोन 2 में आते हैं। देश का करीब 11% इलाका जोन 5 में है, 18% जोन 4 में, 30% इलाका जोन 3 में और बाकी एरिया जोन 2 में आता है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर और अंडमान और निकोबार जोन 5 में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है, जो भूकंप को लेकर दूसरा सबसे संवेदनशील इलाका है। दिल्ली की जमीन के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉल्ट लाइन है, लेकिन आमतौर पर दिल्ली भूकंप का केंद्र नहीं होता है। कई वर्षों बाद भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में था। यही वजह है कि 4 तीव्रता के भूकंप में भी लोगों को तेज झटके महसूस हुए। उठ के बैठे थे, इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए तो हमने बच्चे उठाए और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। हम सुबह सोते जब उठे ये बैठे थे, बहुत जोर से झटके आए दीवार में, सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे ना झटका लगा। जैसे ही हम सोए हुए थे एकदम उठे, उठने के बाद बाहर आए तो हम सभी बच्चे जो भी थे वो सब सहमे हुए थे और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया। दिल्ली में आज के झटकों से कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि भूकंप को लेकर एहतियात बरते जाएं, ताकि अगर भविष्य में कोई भूकंप आता भी है तो दिल्ली एनसीआर को कोई नुकसान ना हो। अगर भूकंप आता है तो घर के अंदर हैं तो फर्श पर बैठ जाएं, किसी मजबूत टेबल या किसी फर्नीचर के नीचे चले जाएं। अगर आसपास टेबल नहीं है तो हाथ से चेहरे और सिर को ढक लें। घर के किसी कोने में चले जाएं। कांच, खिड़की, बाहरी दरवाजे, दीवार और झूमर जैसी गिरने वाली चीजों से दूर रहें। अगर आसपास कोई भारी फर्नीचर हो जिसके गिरने का खतरा हो तो उससे भी दूर रहें। अगर बिस्तर पे हैं तो लेटे रहें, तकिए से सिर ढक लें। लेकिन अगर आप घर के बाहर हो तो भूकंप आ जाए तो कुछ सावधानियां आपकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ऊंची इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। जब तक झटके खत्म न हो बाहर ही रहें। ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त भूकंप आए आप किसी चलती गाड़ी में बैठे हों। अगर ऐसा है तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे सेफ्टी टिप्स जिन्हें आजमाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके गाड़ी रोक लें। भूकंप के दौरान गाड़ी में ही बैठे रहें। गाड़ी को ऊंची इमारतों, पेड़, ओवरब्रिज और बिजली के खंभों से दूर रखें। भूकंप के लिहाज से दिल्ली के सिस्मिक जोन 4 में होने की वजह से बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है। जानकार बताते हैं कि छोटे झटके कई बार बड़े भूकंप की आहट भी हो सकते हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है कि दिल्ली अब तक इस खतरे से महफूज है। लेकिन फिर भी भूकंप के हालात में सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब क्योंकि एपिसेंटर दिल्ली था इसीलिए ज्यादा टेंशन वाली बात है और कितना घबराना चाहिए और ये कितना चिंता का विषय, इस पर हम चर्चा तो करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं एपिसेंटर से ही मेरे सहयोगी आशुतोष की ये रिपोर्ट। जमीन से 5 किलोमीटर भीतर, यानी जहां मैं खड़ा हूं इसी के आसपास कहीं 5 किलोमीटर भीतर दरअसल उसका केंद्र था। लेकिन मुझे सुबह का वो समय याद है, 5:37 का समय था और अचानक से पूरी इमारतें, चूंकि मैं 12वीं मंजिल पे रहता हूं और कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर थे जिस तरह से हिले डुले थे और वो बेहद डरावना था। कई लोग हालांकि ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय लाउड एक्सप्लोजन सुना था। आप लोग भी थे क्या जब वो भूकंप महसूस हुआ था? घर पे थे भैया। घर पे थे? हाँ जी। तो क्या मैं यहाँ पर ज्यादा फील हुआ था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, घर पे तो हुआ था फील। क्या महसूस करते उस समय? जो हिल रहे थे तो इसी तरह की आवाज भी सुनी थी क्या? नहीं, बस उस टाइम उठे ही थे, पता नहीं लगा इतना। अच्छा, मतलब भूकंप से सो के उठे थे या पहले ही जगह? पहली जगह होता। तो डर लगा था उस समय? नहीं, डर तो नहीं, मैं पता लगा मैं भूकंप आया।
लेक के पास। तो ये पूरा इलाका, दरअसल यहीं पर एक तालाब भी है और बताया जा रहा है कि ये पूरा इलाका, चूंकि अब आप एपी सेंटर की एग्जैक्ट जो नोजल पॉइंट है उसको माप करना मुश्किल होता है, तो सेस्मिक एक्टिविटी एक पर्टिकुलर रेडियस देती है कि ये 100-200 मीटर 500 मीटर का इलाका है जो केंद्र हो सकता है। तो उसी केंद्र के ठीक नीचे नहीं, अभी मैंने ये भी कोशिश की कि आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं, मसलन जहां पर फुटओवर ब्रिज हैं, दूसरा कच्चे मकान है, क्या कहीं किसी तरह का नुकसान हुआ है? तो अभी तक इस तरह का कहीं नुकसान किसी इमारत में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, चूंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो सिर्फ 4 थी, तो 4 सिस्मिक में बहुत कम संभावना होती है कि किसी तरह का नुकसान हो। वैसे भी ज्यादातर अब जो मकान घर बन रहे हैं उसमें इस तरह का पैमाना देखा जाता है कि कम से कम 8 से 9 रिक्टर प्रतिरोधक क्षमता उनकी हो, तो ऐसे में नुकसान की संभावना बेहद कम है। लेकिन बड़ी बात दरअसल ये है कि जैसे ही हमने सुना कि जब भूकंप आई है उस समय कई सारे लोग जो चश्मदीद थे, जो महसूस कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल आवाज सुनाई दी थी, लाउड नॉइज सुनाई दी थी। तो उसी के बाद दरअसल लोगों की फिक्र बढ़ गई थी कि आखिर ये था क्या। वैसे भूकंप चूंकि महसूस हुआ, ये वो पूरा इलाका है जो इस भूकंप का केंद्र था जहां हम इस समय खड़े हैं। चलिए यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर CS दुबे हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ कृष्ण मित्रू साहब है डिजास्टर मैनेजमेंट से, हमारे साथ अमनदीप गर्ग हैं, स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट हैं, अनिल केसरी जी हैं, ज्योग्राफर हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर मनदीप सिंह हमारे साथ हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर CS दुबे आप ही से करना चाहेंगे। देखिए, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 मापी गई, बावजूद इसके झटके बहुत ज्यादा महसूस हुए हैं। क्या इसके पीछे की वजह दिखते हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक फॉल्ट है जिसे हम बोलते हैं फरीदाबाद रोहतक फॉल्ट, या फरीदाबाद से लेकर वो आगे तक जाता है कैंट से निकलता हुआ। और उसके साथ 2 फॉल्ट्स और है, एक दिल्ली सरगोदा रिज है और एक उसके नीचे फॉल्ट है। ये फॉल्ट जो है एक्टिव फॉल्ट्स माने गए हैं और इसके ऊपर पुराने भी पहले के जो 2017 में अर्थक्वेक आया है या 2012 में 13 में जो अर्थक्वेक आया है, और उससे पहले शायद 1835 में भी जो अर्थक्वेक आया है वो, और 1960 वाला अर्थक्वेक जो कि काफी बड़ा अर्थक्वेक था, ये सब अर्थक्वेक इसी रीजन में आए हैं। और ये जो लाइन है, यहाँ पे एक बड़ा फॉल्ट है जो कि रोहतक तक जाता है, प्रोबेबली ये उसका असर है। और लेकिन ये है कि इस एरिया के अंदर जो सॉइल लिक्विफेक्शन देखा गया है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एरिया हार्ड रॉक्स के ऊपर है, जो जहाँ पे ये अभी अर्थक्वेक का आप एपिसेंटर दिखा रहे हैं। ये रिज का पोर्शन पड़ता है किसी तरह से, आप देखेंगे तो रिज जो है इसके आसपास ही घूमती है। तो यहाँ पे अर्थक्वेक का ज्यादा स्कोप जो है, मतलब उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा नहीं होगा, और ये 4 का जो अर्थक्वेक है उसका ज्यादा असर नहीं है। जी प्रोफेसर मनदीप, अब आपके पास आते हुए, देखिए अक्सर भूकंप का जो एपिसेंटर है दिल्ली से हमेशा दूर ही रहा है, लेकिन इस बार क्योंकि दिल्ली में है, अब ये इशारा क्या करता है? भले ही रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 मापी गई, लेकिन हम इस बात को नहीं भूलें कि दिल्ली और NCR का पूरा इलाका, पहली बात तो झटके महसूस किए गए, खासतौर पर वो लोग जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, वहां सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए, और चिंता की बात वहां पर भी है। प्रोफेसर मनदीप, पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं आर्किटेक्ट हूं जी, बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दिल्ली, अभी दुबे जी ने बताया कि देयर इज अ फॉल्ट लाइन, और 1956 में भी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक, शायद बुलंदशहर अर्थक्वेक कहते हैं, आया था। तो जब भी हम अपने सर्कल में बात करते हैं तो ये लगता है कि दिल्ली में 50 साल के बाद एक एक्सपेक्टेड था ये अर्थक्वेक आना, और मुझे लगा है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी रिलीज होने का अभी पता नहीं कि ये बिगनिंग थी कि एक और झटका आएगा, पर इट्स अ गुड सिंबल की एनर्जी रिलीज हुई है टेक्टोनिक प्लेट्स में, और शायद ये आगे इतना बड़ा अर्थक्वेक जल्दी ना आए, पर ये एक्सपेक्टेड था काफी सालों से कि दिल्ली में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। चलिए, आप आर्किटेक्ट हैं, मैं उस हिसाब से एक सवाल आपसे करूंगी, लेकिन यही सवाल अगर अनिल केसरी जी आपसे मैं करना चाहूँ, क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन दिल्ली के लिए आप देखते हैं? देखा जाए तो अलार्मिंग सिचुएशन तो है दिल्ली में, क्योंकि जोन 4 में है। दूसरा कि यहाँ पर कई जो है प्लेट का मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर कई जो है वो फॉल्ट है, जैसे उसमें दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट है, इसमें दिल्ली मथुरा फॉल्ट है, दिल्ली सरगोदा फॉल्ट है, दिल्ली हरिद्वार फॉल्ट है,
दिल्ली जो है वह जो सरगुजा फॉल्ट उसको लाहौर भी कहते हैं, फिर महेंद्रगढ़ और देहरादून का फॉल्ट है। तो कई फॉल्ट लाइन यहाँ आसपास में गुजरते हैं। लेकिन जैसा कि दुबे सर ने बताया, वो बिल्कुल सही बताया कि हमारा जिस एरिया में आज भूकंप आया है वो एरिया हमारे हार्ड रॉक का इलाका है। लेकिन हार्ड रॉक के इलाके होने की वजह से वहां पर भूकंप का जो प्रभाव है वो कम देखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूकंप नहीं आएंगे। और जिस एरिया में भूकंप आज आया एपी सेंटर, वहां से अरावली जो है वह का एरिया नजदीक पड़ता है। तो अरावली में 2-3 प्रॉब्लम जो है वह अरावली में डेवलप हुई है। एक तो हम लोग माइनिंग जो है वह बहुत ज्यादा जो है वह किया है हमने, जिससे जो है मास ऑफ अर्थ वो चेंज हो रहा है। यानी किसी एरिया में हम जो है वह ज्यादा अगर वहां के स्टोन्स को निकाल दें तो दूसरे एरिया में जो है वह क्या होगा, उसका वेट पर उसका असर पड़ेगा, जिसको हम आइसोस्टेसी जो है वह के रूप में टेक्निकल टर्म में करते हैं। तो एक ये, दूसरा कि ग्राउंड वाटर काफी जो है वह हम निकाल रहे हैं दिल्ली से, और ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं तो इससे भी मास जो है वह चेंज हो रहा है। तीसरा जो है कि हम इस एरिया में पूरे के पूरे दिल्ली रीजन में एक समय ऐसा था, मान लीजिए आज से 100 साल पहले तो एक एग्रीकल्चरल लैंड था। आज हमने वहां पर पूरी तरीके से पूरी दिल्ली में हमने जो है वो वहां बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दी है। तो इससे भी क्या हुआ है कि दिल्ली पर मास जो है वो बढ़ गया, उसके लैंड पर मास बढ़ गया है। इन सब के कारण जो है यहाँ की जो लैंड है वो थोड़ी सी अनस्टेबल जो है वो हो गई है और होती जा रही है। लेकिन ये ठीक है, अच्छी बात है कि 4 रिक्टर स्केल का भूकंप हमारे लिए कोई खतरा नहीं होता है। जब तक कि 5.5 रिक्टर स्केल से क्रॉस न करे तब तक जो है हमारे लिए खतरा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स जो है वह में आजकल जो सरिये या लोहे का इस्तेमाल होता है वो 5.4 रिक्टर स्केल के भूकंप तक को आसानी से जो है वह झेल सकता है। ठीक है, इसलिए अमरदीप गर्ग उतनी जी, बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, आप एक्सपर्ट भी हैं। अब देखिए, हमारे एक्सपर्ट्स ये बात तो कह रहे हैं कि ज्यादा खतरा नहीं और खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग सुबह सुबह नींद से जागे 5:30 बजे, वो महसूस हुए झटके, वो एक तरीके से खौफ लोगों के जहन में, खासतौर पर वो लोग जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं। एक यमुना का इलाका भी है पुष्ता का, जहां पर सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। उन लोगों के लिए कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है और वहां पर स्थिति कैसी है, ये भी बताइए अगर इस तरह के भूकंप आते हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन करूं कि जैसे अभी एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो अरावली हिल्स वाला एरिया है वहां पर जो अगर भूकंप आता है तो थोड़ी डैम्पन हो जाती है। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो उतनी एलिवेट, हमारी जो बिल्डिंग्स को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कुछ एरियाज दिल्ली के हम कह सकते हैं थोड़े सेफर साइड में है। बट जो ट्रांस यमुना एरिया है, जो हमारा जो रिवर के जो सिल्ट बेड के ऊपर डेवलप हुआ एरिया है, वहां पर जब अर्थक्वेक आता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसलिए दिल्ली के कुछ एरिया जो कि यमुना के आसपास के एरिया हैं या नोएडा का एरिया है, अगर हम एनसीआर में स्पेसिफिकली बात करें, तो सेम अर्थक्वेक में ये एरिया थोड़े ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं जब कोई किसी अच्छी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आए। और एक सबको थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे अभी बताया भी कि 4 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हमारे लिए रिस्क वाला नहीं है, केवल हमें महसूस दिलाया। 4 से जब 5 पे जाते हैं तो लगभग 10 गुना, मतलब ये रिक्टर स्केल लॉग स्केल है, 4 स्केल और 5 स्केल में 10 गुना वाला अर्थक्वेक का एनर्जी का फर्क पड़ता है। तो 5 तक के अर्थक्वेक तक में भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान कम होने की संभावना है। बट 5 के बाद दिल्ली एनसीआर में नुकसान होने शुरू हो सकते हैं और 5.5 के बाद तो काफी नुकसान हो सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी जो बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जो एनसीआर में खासतौर से है, जो इंजीनियर्ड कंस्ट्रक्शन है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन के थ्रू बने हैं, उन बिल्डिंग्स में 5.5 तक रिस्क लेवल बहुत कम है। नुकसान थोड़ा बहुत बिल्डिंग को हो सकता है, बट कोलैप्स की स्थिति बनने के चांसेस नहीं है। लेकिन बहुत सारे हमारे देश में एनसीआर में बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे बनते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मिस्त्री अपने हिसाब से ही बिल्डिंग बना देते हैं। अब उस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं उनमें क्या सेफ्टी लेवल पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा, वो बड़ा कहना मुश्किल है। और ऐसे बिल्डिंग्स 5 के स्केल के आसपास तक में क्या इन सबका स्ट्रक्चरल टेस्ट होता भी है या नहीं सर, ये भी बताते जाइए साथ साथ। क्या जी मैम? स्ट्रक्चरल सर्वे कुछ होता है या नहीं इन बिल्डिंग्स? हाँ, अब इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था। स्ट्रक्चरल सर्वे या जिसको हम स्ट्रक्चरल ऑडिट बोलते हैं, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से काफी एनफोर्स भी है कि जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट हर 5 साल के अंदर होना चाहिए।
स्ट्रक्चरल ऑडिट में जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं वो बिल्डिंग को पूरा चेक करते हैं कि उसमें कोई नुकसान पहले से तो नहीं हुआ है और उसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू या अदरवाइज अगर बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स हैं, कुछ करोजन हो गया है, बिकॉज बहुत सारे बिल्डिंग्स हमारी दिल्ली एनसीआर में पार्किंग की रिक्वायरमेंट के लिए स्टिल्ट फ्लोर पर बनी हुई है, मतलब हमारे ग्राउंड लेवल पे हॉल या मतलब मकान नहीं होता, पार्किंग होती है, स्टिल्ट फ्लोर होता है। तो वो कभी कभी वो स्थिति सॉफ्ट स्टोरी जैसी स्थिति बन जाती है जो अर्थक्वेक में बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऑडिट में इन सब एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर गाइड करते हैं कि कैसे हमें अपनी बिल्डिंग को सेफ्टी लेवल में इंप्रूव करते हुए जाना। जी जी जी, चलिए अब एक बार कृष्ण मित्र साहब अब आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपने सबकी बातें सुन ली और आपका तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये बताइए कि इस तरह की सिचुएशन में सबने कहा कि ज्यादा पैनिक वाली नहीं भी थी सिचुएशन, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर रह जाता है लोगों के। क्या कुछ आप बताएंगे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, आप जितना पैनिक क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा डर लगेगा। ये बहुत माइल्ड अर्थक्वेक था, इतना ज्यादा सीवियर नहीं था। पहले तो मैं बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन समरी उसमें ये आती है कि जो 3 रिक्टर स्केल तक होते हैं वो कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स होते हैं। 3 से 5 माइल्ड इंटेंसिटी के होते हैं और जो 5 से ऊपर होते हैं वो तीव्र गति के अर्थक्वेक्स होते हैं। अब ये जो है अर्थक्वेक आज सवेरे आया वो 4 के आसपास था। यस, धौलाकुआं से पहले अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो चुके हैं, हमें ऑन रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल 3 या 4 पिछले कोई 50-60 साल में। मेरी उम्र 80 साल की है, मैं काफी देख चुका हूँ अर्थक्वेक्स दिल्ली में। मैं इसको कोरिलेट करूंगा सोना से। सोना में एक हॉट वाटर स्ट्रीम है, गर्म पानी का चश्मा है। ये भी एक जरिया है धरती की ऊर्जा, एनर्जी रिलीज करने का। वो स्ट्रीम होती है, जो स्ट्रीम आ जाती है उसमें हॉटलाइन में, उसका पानी गर्म निकलना शुरू होता है। उसी तरह से धौलाकुआं के आसपास यहाँ जितनी भी प्लेट्स या फॉल्ट लाइंस बताई हैं एक्सपर्ट्स ने, उन सभी फॉल्ट लाइंस में से कभी ना कभी ऑफन इन बिटवीन हवा निकलनी शुरू होती है। जैसे ही हवा निकलती है, अपना रुख बाहर की तरफ करती है, तो उसमें जो ऊपरी सरफेस है वो हिलती है। ये 5 किलोमीटर डेप्थ वाले जो अर्थक्वेक होते हैं ये शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं। लेकिन जो मेन अर्थक्वेक्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, टेक्टोनिक प्लेट से होते हैं। आप देख पा रहे हैं नक्शा? जी जी बिल्कुल सर, देख पा रहे हैं। एक बार फुल फ्रेम कर दीजिए सर का विंडो। ये है इंडियन प्लेट, ये है टेक्टोनिक प्लेट। ये सारा नक्शा जो है ये दुनिया की टेक्टोनिक प्लेट्स का है। और ये खास तौर पे ये हिंदुस्तान का नक्शा है यहाँ पे। और ये देखिए ये सिचुएशन, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये काफी डीप होती है। इनसे बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, जैसे वो अफगानिस्तान में आया था, कश्मीर में आया था, भुज में आया था। लेकिन ये जो छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं ये फॉल्ट लाइंस से जनरेट होते हैं, क्योंकि वहां से हवाएं निकलती है, धरती की ऊर्जा निकलती है। जी, सुबह 5:30 बजे दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, ये कितना अलार्मिंग सिचुएशन और किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं ऐसी सिचुएशन से। ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर मनदीप ने बात कही थी, जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं उनसे अमरदीप जी ने बात की थी। लेकिन प्रोफेसर मनदीप अब आपके पास आते हैं, उन्होंने कहा था कि जो ऑडिट है वो बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो चिंता की बात है वो यही है कि क्या हाई राइज बिल्डिंग्स का या वो एरियाज जो खतरे वाले हैं, क्या वहां पर बराबर ऑडिट होता है या नहीं होता? मैं इसमें अमरदीप जी की बात को ऐड करना चाहता हूं कि ये जो नॉलेज है अर्थक्वेक डिजाइन के लिए, ये आर्किटेक्ट्स के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आर्किटेक्ट्स अपनी बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त ध्यान दें और एक कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को रखें, तो दिल्ली के जितने जोन 4 के लिए अगर बिल्डिंग डिजाइन करते हैं या हाई इंटेंसिटी बिल्डिंग हायर के लिए डिजाइन करते हैं, तो बिल्डिंग सेफ रहेंगी, भले ही सॉफ्ट स्टोरी भी हो।
पर मुश्किल तब आती है जब सॉफ्ट स्टोरी बन जाए या ऐसी बिल्डिंग बन जाए। हाई राइज बिल्डिंग आमतौर पर स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ही डिजाइन करेगा। डर रहता है अनऑथराइज कॉलोनीज में जहां ना इंजीनियर इन्वॉल्व है ना आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, और बड़े भूकंप में 5 रिक्टर स्केल के आगे 5.5 के आगे डर वहां रहता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं पिछले 2001 के अर्थक्वेक के बाद, और जब भी हमारे कोड्स चेंज हुए उसके बाद, भुज अर्थक्वेक के बाद, जिसमें इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट मिलके अच्छा डिजाइन कर रहे हैं, उसमें ये रिस्क कम है, चाहे वो हाई राइज हो। हाँ, हाई राइज में कभी फील जरूर ज्यादा होता है कि ऊपर की बिल्डिंग वालों को कि थोड़ा सा है, बट बिल्डिंग डिजाइन की होती है कि वो उस अर्थक्वेक को अब्जॉर्ब कर सके। पर एक और बात भी है कि कोई बहुत ग्रेट अर्थक्वेक आ जाए, मेजर अर्थक्वेक आ जाए, तो हाँ डिजाइन की हुई बिल्डिंग में भी क्रैक आ सकते हैं, बट नो वन शुड डाई। दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है। प्रोफेसर CS दुबे, अभी तक के जो कुछ एक आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, जो तमाम मेजर भूकंप आए, जिसमें दिल्ली की अगर बात कर ले तो सबसे भीषण भूकंप आया था 27 अगस्त 1960 को, और तीव्रता तब 5.6 मापी गई थी। ये भी कहा जाता है कि अगर भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। इस केस में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो इससे भी बड़ा अर्थक्वेक एक जो है 1720 में आया, जिसका जो है उसका उल्लेख जो है फरिश्ता की जो बुक है, ये फिरोज की जो फरिश्ता बुक है उसके अंदर है कि 1720 में एक अर्थक्वेक आया था जो कि इससे भी ज्यादा था, 6.5 के करीब उसको आंका गया था। ये जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली दिल्ली हरिद्वार रिज या दिल्ली हरिद्वार रिज को के ऊपर क्रॉस करते हुए अगर आप देखें, वहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रिज है वो भी कटती है। तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में कई फॉल्ट्स हैं, और 2-3 फॉल्ट्स है बेसिकली। मैं उनको, एक को दिल्ली सरगोदा रिज बोलता हूँ, दूसरे फॉल्ट को मैं महेंद्रगढ़ का फॉल्ट बोलता हूँ, तीसरा सोना फॉल्ट जो है वो भी उसका एक तीसरा फॉल्ट है जो कि नीचे है, थोड़ा उसके और नीचे है थोड़ा पोर्शन के। अब आप देखिए कि ये जो जब आप अर्थक्वेक आता है, बड़ा अर्थक्वेक आने के बाद जब छोटे अर्थक्वेक आते हैं वो आफ्टर शॉक्स होते हैं, और वो एनर्जी जो है जब एक बार बड़ा अर्थक्वेक आता है उसके बाद जो एडजस्टमेंट होती है जैसे आपकी प्लेट्स के अंदर, तो वो धीरे धीरे जो है वो एडजस्टमेंट होती है, और उसमें बड़ा आने का जो, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है ऑलरेडी, बड़ा आने का खतरा कम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे अर्थक्वेक्स भी जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे अभी पीछे एक इंस्टेंस हुआ था जिसमें 7 का अर्थक्वेक आया, फिर 2-3 6-6 के अर्थक्वेक आ गए, और वो 6-6 के जो अर्थक्वेक आए उनके एपिसेंटर थोड़े डिफरेंट जगह थे, और वो ऐसी जगह पे थे जहाँ लोग रहते थे, ज्यादा लोग थे, ज्यादा अर्बन एरिया था, ज्यादा डेवलप्ड एरिया था। तो उस एरियाज में स्पेशली ये डिपेंड करता है कौन से एरियाज में आ रहे हैं। अब जैसे आपने सही बताया कि यमुना पार और यमुना एरिया जो कि पूरा सिल्टी सैंड और क्ले के ऊपर बना हुआ है, जो कि क्योंकि यमुना रिवर है वहां पे सारी सिल्ट है, वहां पे अर्थक्वेक का असर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो एम्प्लीफिकेशन जो होगा लिक्विफेक्शन में, जो वेव्स का एम्प्लीफिकेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे हम इधर पास आते जाते हैं, जैसे हम धौला कुआं में आ रहे हैं या फिर हम रिज के ऊपर आ रहे हैं, तो वहां पे अर्थक्वेक का काम चांस कम होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे हैं, कहाँ पे हैं, और वो मैग्नीट्यूड जो है जनरली कम होता जाता है, बढ़ता बहुत कम है। क्या कहते हैं, बहुत कम जगह पाया गया है कि बड़े ज्यादातर जो है मैग्नीट्यूड कम होता है, लेकिन वो कम मैग्नीट्यूड वाले भी कभी कभी अर्थक्वेक खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर उनका कोई जो एपिसेंटर है वो अलग जगह है। बिल्कुल, बिल्कुल। अनिल केसरी साहब, एक सवाल और, क्योंकि देखिए हम दिल्ली स्पेसिफिक क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, हालांकि कृष्ण मित्र जी कह रहे थे कि जितना डराइएगा उतना ज्यादा घबराहट होगी, लेकिन फिर भी ये सवाल करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी, स्पेशली अगर मैं पुष्ता की बात करूं या यमुना के आसपास के इलाकों की बात करूं या फिर दिल्ली NCR के हाई राइज बिल्डिंग्स की भी बात करूं, जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या आप लोगों से विचार विमर्श किया जाता है? क्या कोई NOCs लिए जाते हैं, या फिर जो सर्वेज होते हैं उस पर आपकी राय कितनी ली जाती है और कितनी मानी जाती है? ये सवाल मैं कृष्ण मित्र जी से भी करूंगी, इसके बाद पहले आप जवाब रख दीजिए। प्रोविजंस तो सारे हैं, बट प्रैक्टिकली जो है अगर कहा जाए तो ये हो नहीं पाता है। और खास करके जैसे हाई राइजेस बिल्डिंग जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर तो सारे रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कॉलोनियां बसी हुई हैं, अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई हैं, वहां पर कोई भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का डिजाइन नहीं लिया जाता है।
और जब हाई राइजेस बिल्डिंग होती है उसमें हम लोग क्यों ज्यादा महसूस करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन के मूवमेंट को हम अगर जो है वह करें तो देखिए कि अपर पोर्शन जो है वो ज्यादा जो है वह फ्लेक्सिबिलिटी से वो मूव कर रहा है, और नीचे जो ग्राउंड का है इसका मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं। अपर जो हाई राइजेस बिल्डिंग है इसलिए इसमें हमें ज्यादा महसूस होता है, और जो लो राइजेस बिल्डिंग होती है उसमें उतना महसूस नहीं होता है। खास करके अगर हम दिल्ली के जिस पुस्ता एरिया की बात कर रहे हैं या प्रीत विहार वगैरह की बात कर रहे हैं, वहां पर इतने ऊंचे बिल्डिंग्स जो है वह नहीं है। लेकिन वहाँ समस्या ये है कि बिल्डिंग्स में जैसे जैसे हम एक फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर गए, सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर गए, हमारी जो है खिड़कियों की स्पेस जो है वह घटनी चाहिए। लेकिन वो एरिया एक्चुअल में दिल्ली में मैंने जो महसूस किया है वो सेम रहता है। जितना एरिया खिड़कियों का फर्स्ट फ्लोर पर है, सेम एरिया जो है वो सेकंड फ्लोर पर है, और वही एरिया जो है थर्ड फ्लोर पे, जबकि वो एरिया घटना चाहिए और वॉल का एरिया बढ़ना चाहिए। जब दीवार का एरिया बढ़ेगा तो उस बिल्डिंग की मजबूती या स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली जो है वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है कृष्ण मित्र साहब, यहाँ तो 14वीं 15वीं 22वीं मंजिल तक भी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन रहता है, क्योंकि बिल्डिंग का लुक नहीं खराब होना चाहिए। जहां तक कि मेरी नॉलेज है, एक दिल्ली सरकार का एक कोई ऑर्डर आया था कि जो इंजीनियर, जो आर्किटेक्ट नक्शा बनाते हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट देने की। तो जहां तक कि मुझे मालूम है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद इंजीनियर, हर एक केस में इंजीनियर अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को इन्वॉल्व करते हैं और वो ही अर्थक्वेक सेफ्टी का सर्टिफिकेट देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी हैं जमुना पार, खास तौर पे पटपड़गंज एरिया में या मयूर विहार एरिया में। बिल्डिंग्स में क्रैक्स हैं, ऑडिट नहीं किए गए हैं। मैंने एक तो सोसाइटीज को बोला था, मैंने कहा ऑडिट करवा लो, लेकिन कोई पैसा खर्चने को तैयार नहीं। फ्री में ऑडिट कर दे तो कोई कर दे, लेकिन जो पहले जो बिल्डिंग्स बन गई, जो सिस्मिक जोन में और सेंसिटिव एरियाज में जो बिल्डिंग बन गई वो बन गई। अच्छा, अगली बात जो मैं एक बार कहना चाहूंगा, मनदीप जी ने जो कहा अभी थोड़ी देर पहले, आफ्टर शॉक्स की बात करी थी। इस केस में मैं आपको बताऊं कि आफ्टर शॉक्स जो आते हैं वो भूचाल के बहुत जल्दी जल्दी बाद आते हैं, विद इन 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, हाफ एन आवर और मे बी 1 घंटे तक। उसके बाद आफ्टर शॉक की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है। अब ये वाला जो हम आज सवेर वाले अर्थक्वेक की बात करते हैं, मेरा ख्याल है अर्थक्वेक्स अब नहीं, आफ्टर शॉक्स अब नहीं आएंगे जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, प्लीज लिसन टू मी, मुझे जरा टाइम दीजिए। हम कहते हैं कि टेबल के नीचे शेल्टर लीजिए, डक, कवर एंड होल्ड। टेबल, हम हमेशा टेबल की बात, आपके हर एक कमरे में टेबल है क्या? नहीं होती। मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के मुताबिक, सेफ्टी, द सेफेस्ट पॉइंट इन अ हाउस, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल एरिया इज दीवार के साथ जो कोना है दीवार का, जहां पे फ्लोर और आपकी दीवार मिलती है, वो एक सबसे सेफेस्ट एरिया है। क्योंकि अगर दीवार गिरेगी, आपके ऊपर गिरेगी, तो पूरी की पूरी दीवार दूर जाके गिरेगी। जो दीवार की जो रूट है, जो एकदम फर्श के नजदीक है, वो पोर्शन जो है वो हमेशा आपका सेफेस्ट होगा। और कुछ ना मिले तो अगर आप सोए हो, रात को आ जाए भूचाल, तो मेरे हिसाब से आप बेड से उतर के, बेड के साथ चिपक के, लेट के, अलोंग द बेड लेट जाए, आप बहुत सेफ रहेंगे। जी, चलिए एक बार अमरदीप जी अब आपके पास आते हैं। बहुत अच्छी बात कृष्ण मित्र जी ने समझाई। अब मैं यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि अब जिस तरीके से सर छोटे छोटे हम देखते हैं कि भूकंप आते रहते हैं, आज वाले भूकंप की अगर हम बात करें, इसके बाद सर जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग्स को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। कृष्ण मित्र जी ने बताया कि पड़पड़गंज में ऐसी बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जहां पे दरारें आई हुई हैं, और उन्होंने कहा कि आप एक बार इसको रेनोवेशन करवा लीजिए। जब
भूकंप आता है उसके बाद क्या किसी तरह का सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होता है या नहीं होता, और कितनी जरूरत होती है स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स को और यमुना वाला एरिया को? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत तो मैं कहूंगा कि हर बिल्डिंग को 5 साल में है ही, चाहे वो किसी भी एरिया में बनी हो। 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो भूकंप से सेफ्टी का और एक ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट में भी। अब सपोज आज के भूकंप से हमें दिखता है कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स में हल्के फुल्के क्रैक्स डेवलप हुए हों और वो हम इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम उनको आसानी से देख पाए। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की नजर अलग होती है और एक नॉर्मल पर्सन की नजर डिफरेंट होती है। जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऑडिट करता है तो बहुत सारे टेस्ट भी करता है और बहुत उसकी क्रिटिकल नजरों में जहां जहां पे क्रैक्स आ सकते हैं उसकी नजर वहीं जाती है और वो उस हिसाब से बिल्डिंग को देखता है कि कैसे हम इस बिल्डिंग में हम सेफ्टी को रिस्टोर करें अगर कोई सेफ्टी में कमी हुई है। तो अगर हम हर 5 साल में ऑडिट करें, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड भी मैंडेट करता है, भारत की जो कोड संहिता है उसके हिसाब से हर 5 साल के अंदर स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। और लोग अगर उसको कराएं तो वो ना बिल्डिंग की सेफ्टी अर्थक्वेक में केवल बढ़ा पाएंगे, वो अपनी बिल्डिंग की लाइफ भी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब क्रैक्स आ जाते हैं तो हवा पानी अंदर जाता है, सरिये में जंग लगता है, कंक्रीट निकल के आ जाता है बाहर और बहुत सारे तरह की समस्याएं होती हैं। और ये समस्या केवल अगर पटपड़गंज की तरफ देखें, केवल वही नहीं है, हम द्वारका जाएं, हम नोएडा जाएं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 20-25 साल पहले बनी है और वहां पर प्रॉपर ऑडिट्स नहीं हुए हैं पास्ट में, बिल्डिंग्स धीरे धीरे डिटेरियोरेट होती है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि सेफ्टी के सर्टिफिकेशन का क्या सिस्टम है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट तो लगते हैं, लेकिन वो जब डिजाइन हुआ होता है उस समय सर्टिफिकेट लगता है। अब एक बिल्डिंग जो 20 साल पहले बनी है उस समय उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक थी, अर्थक्वेक की सेफ्टी भी ठीक थी, सब कुछ बढ़िया था। अब 20 साल में उसमें हल्के हल्के क्रैक आए, डिटोरेशन हुआ, सरिये में जंग लगा, कंक्रीट स्पॉल होके निकल गया, कुछ कुछ बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के नुकसान हुए, तो अब बिल्डिंग कमजोर होती चली जाती है एज के साथ में। अगर हमने उसको वापस स्ट्रेंथन नहीं किया या वापस ऑडिट के थ्रू जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो नहीं किया, तो बिल्डिंग की जो अर्थक्वेक सेफ्टी है वो कम होती जाएगी और जो सर्टिफिकेशन 20 साल पहले किया है उससे हम कब तक रिलाई करेंगे कि हमारी बिल्डिंग आज भी सेफ है। बहुत जरूरी है, इसलिए समय समय पर सर्टिफिकेशन भी लेना और साथ ही साथ ऑडिट भी करवाना। प्रोफेसर मनदीप, कितना संतुष्ट हैं आप इस बात से? मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा कि एक 2001 के अर्थक्वेक के बाद हमारे कोड बदले, हमारे जोन बदले, दिल्ली जोन 3 से जोन 4 में चली गई, तो एनी बिल्डिंग बिल्ड बिफोर 2001 शुड बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली चेक्ड। दूसरा जो मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करने चाह रहा था कि वो सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक, मैंने रिसेंटली आई वाज इन यूएस एंड आई वाज टोल्ड बाय एन अर्थक्वेक एक्सपर्ट कि सबसे आसान तरीका है आप दरवाजे की ओपनिंग के नीचे खड़े हो जाइए, कि छत से कोई भी झूमर गिर रहा है, कुछ भी गिर रहा है, आप दरवाजे की ओपनिंग के नीचे हैं, जो सिंपल घर के अंदर कोई भी डोर है उसकी ओपनिंग के नीचे है। जहां तक रहा ऑडिट का सवाल, आई बीइंग अ academician, I fully agree with what Amandeep ji is saying and what others are saying. Audit should be done, minor cracks should not be ignored, and buildings should be designed appropriately. Architects और engineers को मिलके, सिर्फ ये नहीं कि आर्किटेक्ट ने अगर गलत डिजाइन बनाया, बेचारे इंजीनियर उसको ठीक करते रह जाएं, मिलके ही अच्छी बिल्डिंग बनानी चाहिए जो जोन 4 के लिए अप्रोप्रिएट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऑडिट्स बहुत जरूरी है। चलिए वक्त की कमी है, चलते चलते एक लास्ट पॉइंट कृष्ण मित्र साहब आपसे, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप क्या करें। क्या यही टिप्स हाई राइज बिल्डिंग वालों को भी फॉलो कर लेने चाहिए या उनके लिए कुछ और आप बताएंगे? जी जी जी, ये हर 5 साल में बिल्डिंग का ऑडिट जरूरी है, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो अपने घर को अपने आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं क्रैक नजर आएगा। अगर आपको दरवाजे से जमीन तक, दरवाजे के ऊपर से जमीन तक कोई डायगोनल क्रैक नजर आता है, तिरछा क्रैक नजर आता है, तो वो आपके लिए खतरे की निशानी हो सकती है, उससे आप खबरदार रहे। एक बात। दूसरे, आपके बिल्डिंग में, आपके घर में कई बार क्रैक आ जाते हैं। मेरी सलाह यह है कि जहां पे क्रैक खत्म होता है वहां पे आप एक पेंसिल से छोटा निशान लगा दें, उसको 6 महीने साल में देखते रहे, बार बार। अगर तो क्रैक बढ़ता है तो आपको जरूरी होता है कि स्ट्रक्चरल चेक करवाएं। अगर क्रैक 5 साल 10 साल तक नहीं बढ़ता, इसका मतलब वो प्लस सर्वे क्रैक है। नंबर 2, मनदीप जी ने अभी कहा दरवाजे के नीचे क्यों? दरवाजे के ऊपर लेंटर होता है।
जो लेंटर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसमें लोहा भी होता है, सीमेंट भी होता है जी। वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और हर एक बिल्डिंग में पर्टिकुलरली जहां पे लिफ्ट है या सीढ़ियां है, जो लिफ्ट ब्लॉक है या स्टेयरकेस है, उसमें पिलर्स होते हैं चारों तरफ जी। छोटे से एरिया में पिलर्स होते हैं, क्योंकि सारी जो सीढ़ियां हैं वो पिलर्स पे खड़ी होती है, उनके सेंटर में भी पिलर। स्टेयरकेस इज द सेफेस्ट पॉइंट। उतरिए नहीं, नीचे नहीं उतरिए, ऊपर नहीं जाइए, लेकिन वहां जाके खड़े हो सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल, एक जगह पे वक्त अभी इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए